नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर से। नेपाल के विदेश मंत्री हैं शिशिर खनाल, वो अभी भारत आए हुए हैं और फिर उसी मुद्दे पर चर्चा हुई है जो भारत और नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र का मुद्दा है। इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में ये कहा था कि हम इसके लिए ब्रिटेन और चीन को शामिल करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को एक सटीक तरीके से समझाया है कि हम ब्रिटेन में जो सुगोली की संधि हुई थी उसके जो दस्तावेज है वो मंगाएंगे, इसके लिए इंक्लूड करने के लिए बोला था। भारत और नेपाल का ये द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे पक्ष को नहीं लाया जाएगा और इसे द्विपक्षीय रूप से ही हल किया जाएगा, ये नेपाल के विदेश मंत्री ने बोला है। कौन कौन सी जगह हैं ये आपको याद रखनी है। ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र हैं वो नेपाल और भारत के मध्य विवादित हैं। तो ये है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। ये तीन जगह हैं जो नेपाल और भारत के बीच में विवादित है। साथ में नेपाल की नेपाल क्लियर हाउसिंग लिमिटेड और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने आपस में समझौता किया है जहां पर यूपीआई पेमेंट है वो की जाएगी और ये P2P भुगतान को, पीयर टू पीयर भुगतान को आसान बनाएगा। यानी अगर आप नेपाल में वहां पर जाकर भुगतान करोगे तो हम जो अपने खाते से रुपये कटेंगे वो नेपाली रुपये में कन्वर्ट होके और वहां की मुद्रा के हिसाब से उतने रुपये कट जाएंगे। मुद्दा रहा गोरखा सैनिक भर्ती का। अभी भारत में क्या है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में नेपाल के जो नागरिक हैं उनको अपनी जो सैन्य सेवा है उसमें भर्ती की जाती थी, लेकिन जब से अग्निवीर योजना शुरू हुई है तब से उनकी भर्ती बंद है। इसके ऊपर भी अभी भारत और नेपाल में बातचीत चल रही है। फिर दूसरी न्यूज़ है उत्तर कोरिया से रिलेटेड। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को साफ चेतावनी दे दी है कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम है उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं और हम किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। बात कर लेते हैं कोरिया और यूएस, मतलब अमेरिका है वो दक्षिण कोरिया का साथ क्यों देता है, उत्तर कोरिया के विपक्ष में क्यों है। तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से पहले कोरिया था ये एक ही देश था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जापान को हराया गया, तब इस कोरिया पर दो जगह पर, आधे कोरिया पर यूएस का और आधे कोरिया पर यूएसएसआर का अधिकार हो गया था। बाद में जो यूएस वाला हिस्सा था वो बना दक्षिण कोरिया, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र वगैरह लाए गए, और जो यूएसएसआर वाला रूस वाला हिस्सा था, रशिया वाला, वो बन गया नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर साम्यवादी शासन है वो स्थापित किया गया। तो तब से जो चीन और रूस हैं वो नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करते हैं। अभी चीन के राष्ट्रपति है वो नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर जाने वाले हैं और अमेरिका है वो साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है। फिर बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर जिनकी बहुत मांग बनी रहती है पूरे वीडियो में, कमेंट सेक्शन में। तो अभी न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में सैली सिंह है, उन्होंने 6.24 मीटर का लॉन्ग जंप लगा करके स्वर्ण पदक जीता है। अनिमेश कुजूर पुरुष वर्ग में 200 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता है और महिला रिले टीम 4x100 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उन चार में थी श्रावणी नंदा, सुदेशना शिवशंकर, तमन्ना और SS स्नेहा। फिर ये आज मैंने कुछ द हिंदू के आर्टिकल्स हैं उनको भी थोड़ा सा इंक्लूड करने की कोशिश की है। इस आर्टिकल में है कि PM E-ड्राइव योजना है वो दिल्ली में शुरू की जा रही है, जिसमें 2800 बसों का संचालन किया जाएगा। 1400 बसें हैं वो 9 मीटर और 1400 बसें हैं वो 12 मीटर लंबी होगी और लो फ्लोर की बस होगी, ताकि दिव्यांग और जो उनको क्या बोलते हैं 60 साल से ऊपर हो जाते हैं वृद्धजनों के लिए आसानी हो। दूसरा ये जो एडिटोरियल है ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों के ऊपर है कि कैसे उनको एक बॉर्डर स्टेट से दूसरी परिभाषा में बदला गया है। अभी पूर्वोत्तर राज्यों की नई परिभाषा के अनुसार जो खान मंत्रालय बार बार अपनी योजनाओं में देते रहते हैं, मणिपुर को शांत खनिज सीमांत क्षेत्र कहा जाता है, क्वाइट मिनरल फ्रंटियर। अरुणाचल को संसाधन समृद्ध सीमांत क्षेत्र, रिसोर्स रिच फ्रंटियर का नाम देते हैं। क्रिटिकल्स मिनरल्स की दृष्टि से जो अपने ईस्टर्न स्टेट हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल मिनरल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा खनिज है वो क्रिटिकल मिनरल्स में नहीं आता। तो लिथियम आता है, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट है वो क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 43 परियोजनाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में चलाई जानी प्रस्तावित है। फिर ICMR के महानिदेशक हैं राजीव बहल सर, इन्होंने ICMR के ऊपर थोड़ा एडिटोरियल में बताया है। ICMR क्या होती है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद।
महानिदेशक राजीव हैल ये बताया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आईसीएमआर है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो आईसीएमआर के अभी उद्देश्य हैं पूर्वानुमानित, यानी कोई भी महामारी आ रही है, बीमारी आ रही है, उसका पूर्वानुमान लगा के पहले से तैयार रहना। समानता कि हर दवाई है, हर वैक्सीन है वो भारत के हर नागरिक तक आसानी से कम रुपए में और यहाँ तक कि फ्री में पहुंच हो जाए। नवाचार प्रेरित है वो होनी चाहिए। साथ ही NHRP नेशनल हेल्थ रिसर्च प्रोग्राम है, इसके अंदर 13 मुख्य प्राथमिकताएं तैयार की गई है पूरे ऑल इंडिया में, जिनके ऊपर काम करना है। साथ ही AI टूल्स पर आईसीएमआर ध्यान देने वाला है। आई ड्रोन पहल है, इसकी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि कोरोना के अंदर बसों में या मतलब वाहनों के जरिए वैक्सीन पहुंचाई गई थी। अब ऐसी स्थिति में और जो अपने दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र है वहां पर आई ड्रोन टेक्निक के माध्यम से वैक्सीन वगैरह पहुंचाई जाएगी। पारंपरिक ज्ञान है, आयुर्वेद है, उसका भी इस्तेमाल रोगों के निदान के लिए किया जाएगा। तो ये इन्होंने इस एडिटोरियल में बताया है। फिर सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है ये द ऑर्डिनेंस क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट सरकार दोनों की मिली भगत टाइप ही लग रही है, कहीं अब मानना ना हो जाए, क्योंकि पहले सरकार क्या करती है, एक अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें 34 से 38 है वो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाती है। अब 4 जज बढ़ गए, 1 या 2 पहले से खाली थे पद, 34 में भी 2 पहले से खाली थे, तो 6 स्थान रिक्त हो गए थे बढ़ने के बाद, अध्यादेश के द्वारा बढ़ाए गए। अब इन 6 स्थानों पर जैसे मैंने पहले 2-3 दिन पहले करंट अफेयर में आपको बताया था कि 5 जजों की नियुक्ति कर दी गई, जिनमें से एक थी एडवोकेट बी मोहना सिंह। तो 34, 32 और 5 37 हो गए, एक पद अभी भी खाली है। अब मुद्दा ये अड़ता है यहाँ पर कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश के जरिए ये कितनी संख्या है वो बढ़ाई है, 34 से 38 की है, और उसके बाद बिना इसको संसद में पारित किए पहले ही आपने जजों की नियुक्ति कर दी। तो अगर राष्ट्रपति इस अध्यादेश को वापस ले लेता है या संसद का सत्र शुरू होने के बाद इस अध्यादेश को समाप्त कर देते हैं, तो फिर उन जजों को क्या होगा, उन 5 जजों का क्या होगा जिनकी नियुक्ति सरकार ने उस अध्यादेश के जरिए कर दी है। क्योंकि हटाएंगे तो न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, नहीं हटाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ाने का आपको विकल्प क्या है। तो इसी के ऊपर चर्चा हुई है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन के लिए होता है, ना कि वो जो अपना विधायी शक्ति है उसकी समानता को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसी के बारे में बताया गया है। अभी कोर्ट खुद इस पेच में अड़ा हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने भी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने भी नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश दी थी, जिनको फिर राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया। तो इसके ऊपर क्या निर्णय निकल के आता है अभी हम देखेंगे। फिर करंट अफेयर है कि मोर सागर बांध परियोजना है वो प्रस्तावित हो गई है। कहाँ से रिलेटेड है, अजमेर के श्रीनगर घाटी में चलाई जाएगी। इससे अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद को पेयजल की आपूर्ति होगी। कंबोडिया यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने वाला 9वां देश बन गया है। पहले के 8 कौन से हैं, 3 तो ये हैं अपने नेपाल, भूटान और श्रीलंका पड़ोसी देश हो गए। मॉरिशस भी अपना पड़ोसी देश हो गया। फिर कतर और यूएई हो गए। कतर, यूएई अब्राहम समझौते में साइन कर चुके हैं। फ्रांस और सिंगापुर हो गए, और एक हो गया कंबोडिया। ये 9 देश हैं जिनमें यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने वाले देश हैं, इनको भी याद रख लेने वाला है। फिर एक पंचायत उन्नति सूचकांक है वो हाल ही में चर्चा में है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये एक डिजिटल डाटाबेस के आधार पर तैयार किया जाता है विभिन्न पंचायतों का। क्या क्या इसके अंदर देखा जाता है, इसके अंदर सतत विकास लक्ष्य जो है अपने 17, उनको स्थानीयकरण से रिलेटेड देखा जाता है कि स्थानीय स्तर पर जो पंचायतें हैं वो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी महारत हासिल कर रही है। इसके आधार पर इनको अंक प्रदान किए जाते हैं। ये 9 विषयों पर देखा जाता है, और अंक के आधार पर पंचायतों की 5 श्रेणियां बनाई जाती है। 5 श्रेणियों में जो 90 से अधिक प्राप्त करती है उसको अचीवर बोला जाता है। 75 से 90 जो प्राप्त करती है उसको फ्रंट रनर। 60 से 75 करती है उसको परफॉर्मर। 40 से 60 करती है उसको एस्पायरेंट, और 40 से जो कम प्राप्त करती है उसको बिगिनर का खिताब दिया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है, क्योंकि पिछली बार RAS प्री में जो AQI है उसमें पूछा था कि अगर AQI है वो 60 से 80 होता है या 60 से 90 होता है, ऐसे कुछ था, तो उसमें AQI को किसके अंदर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लो है, वेरी बैड है, वरिष्ठ है, ऐसे करके। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उस
जितना उसका AQI का अंक है उसके समक्ष वो उसको हम कैसे आंकते हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ था। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए हुए थे कि सर आप इंडियन इकोनॉमी भी करवाओ, तो इंडियन इकोनॉमी मैंने काफ़ी पहले करवाई हुई है, वो पढ़ी है प्लेलिस्ट। अब PSI का एग्ज़ाम भी सितंबर में होने वाला है, RS प्री का एग्ज़ाम भी नवंबर में होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार सारे जितने ये मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री वगैरह हो गए, इनका एक क्विक रिवीजन है वो मैं करवाऊँ। तो पहले मुझे उसके लिए नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, नोट्स के आधार पर ही आपको क्विक रिवीजन करवा सकता हूँ, ऐसे तो एकदम याद रहता नहीं है। तो अगर वो हो गया तो वो आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। बात करें इस PDF की, तो ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपका कोई भी अमूल्य सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। बाकी मिलते हैं हम कल नई वीडियो में।